नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। लाख टके की बात की शुरुआत करते हैं। ग्रेटर नोएडा में अखिलेश यादव की रैली को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। अखिलेश यादव ने जहां एटीएम वाले पीएम मोदी के बयान पर तंज कसा है, वहीं सीएम योगी ने पलटवार कर कहा कि समाज को बांटने वाले लोग आज एकजुटता की बात कर रखे हैं। दोनों डिप्टी सीएम ने भी जहां अखिलेश की रैली को फ्लॉप शो बताया है, वहीं पर वार पलटवार का दौर भी देखने को मिला। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दादरी में हुई अखिलेश यादव की रैली पर यूपी में सियासी पारा हाई है। अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हम लोग तो 10 साल से सरकार में नहीं हैं। कम से कम अपने छोटी वाली एटीएम का हिसाब किताब तो कर लेते कि 10 साल में एटीएम का कितना हिसाब किताब बना होगा। अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास वाले लोग ग्रेटर नोएडा पहुंच गए, जो सीएम रहते कभी नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री रहते हुए वहां नहीं गए, लेकिन अपनी विभाजनकारी राजनीति के लिए फिर आज नोएडा पहुंच गए, ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। उस समय इन्होंने वहां बाधाएं खड़ी की, बैरियर खड़े किए। आज किस मुंह से विकास की बात करते हैं? ग्रेटर नोएडा के दादरी में समाजवादी पार्टी की रैली को दोनों डिप्टी सीएम ने फ्लॉप बताया। श्री अखिलेश यादव जी का एजेंडा कभी विकास का नहीं रहा। उनका पीडीए का नारा फर्जी है। वह पिछड़ों, दलितों के जन्मजात विरोधी हैं। उनकी जनसभा की खाली कुर्सियां इस बात की गवाह हैं कि कई महीनों की तैयारी के बाद लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने के बाद भी कुर्सियां खाली रह गईं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। अखिलेश यादव ने ग्रेटर नोएडा के दादरी में मिहिर भोज डिग्री कॉलेज मैदान में रैली की, जिसे 2027 के चुनाव के लिए एसपी का शंखनाद माना जा रहा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अखिलेश की रैली पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि एसपी का वो दौर जब तुष्टीकरण ही नीति थी और गुंडागर्दी व्यवस्था का हिस्सा, वही लोग आज विकास और नैतिकता का पाठ पढ़ाने निकले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और अखिलेश यादव की रैली पर एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने इसे 2027 का शंखनाद बताया है। उन्होंने कहा कि लाल टोपी क्रांति का प्रतीक रखी है। ये रैली बदलाव का प्रतीक है, जबकि बीजेपी की रैली में भाड़े के लोग आए थे। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने अखिलेश के 5 बनाम 95% के बयान पर भी पलटवार कर कहा कि एसपी सरकार में एक सिलेक्टेड धर्म और हिंदुओं में एक सिलेक्टेड जाति का विकास हुआ है। वहीं मंत्री जयवीर सिंह ने भी अखिलेश पर निशाना साधा। हमारी उपलब्धियों से भरा पूरा 9 साल का कार्यकाल है। और दूसरी ओर देखेंगे तो अखिलेश यादव जी का वो कार्यकाल जिसमें गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं पर जुर्म, जाति अत्याचार, तुष्टीकरण, बलात्कार, ये आम बात हो गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, कुल मिलाकर के वो अपना ज्ञान अपने पास रखे। जहां तक रैली का सवाल है, एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जेवर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था और सब लोग जानते हैं किराए पर लाए हुए लोग थे। विद्यालय बंद कराए गए भाड़े में। 1942 के आंदोलन में जयप्रकाश और डॉक्टर लोहिया उस आंदोलन के अगुवा थे। जयप्रकाश जी लाल टोपी लगाते थे। ये तो लाल टोपी क्रांति का प्रतीक है, परिवर्तन का प्रतीक है। अखिलेश जी की सरकार प्रदेश में थी तो ये सेलेक्टेड लोग, हिंदुओं में एक सेलेक्टेड जाति और धर्मों में एक सेलेक्टेड धर्म, वही इनको नजर आता था। योजनाएं भी उन्हीं के लिए होती थी और विकास भी उन्हीं क्षेत्र में होता था। 2027 के लिए जाटलैंड की जंग तेज हो गई है। अखिलेश ने जहां रैली के जरिए दादर से चुनावी प्रचार का शंखनाद किया, तो वहीं पर बीजेपी ने भी मेरठ में जाट संसद कर
जाटों ने अपनी सियासी धमक दिखाई है। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए जाट और गुर्जर वोट बैंक को साधने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। दिखाते हैं आपको। पश्चिम के मजबूत गढ़ में बीजेपी ने 2027 के चुनावों के लिए जाट और गुर्जरों को अपने पाले में मजबूती से बनाए रखने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। गुर्जरों को सम्मान, नेताओं को संगठन से लेकर सरकार में प्रमुख पद देकर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल है। बीजेपी जाट गुर्जर समुदायों के बीच जाकर केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को सीधे बताएगी। बीजेपी जाट और गुर्जरों पर पकड़ मजबूत रखने के लिए अपने जाट और गुर्जर नेताओं से कार्यक्रम करवाएगी। मेरठ में हुई अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में जाट एकता का बिगुल फूंका गया। 2027 के चुनाव से पहले ये जाटों का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। देश भर से जाट खापों के प्रतिनिधि पहुंचे। देश की राजनीति में जाटों के योगदान पर चर्चा हुई। मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद संजीव बालियान आयोजक की भूमिका में रहे। जितने भी खेतीहर जातियां हैं ज्यादातर आरक्षण में, प्रदेश सरकार में हम लोग भी आरक्षण में, और पुरानी मांग है और ये मांग हमेशा समाज के विभिन्न मंचों से उठती रही है। वो अलग बात है कि 2014 से आज तक ये पूरी नहीं हो पाई। दादरी में अखिलेश ने भी जाट गुर्जरों को साधने के लिए रैली की, जिस पर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उनको लगता है कि जो समाजवादी पार्टी की सरकारें रही उनमें लगातार अपमान किया गया। गुर्जर कभी समाजवादी पार्टी के साथ, चाहे सरकार कभी उनकी बनी हो, उनके साथ नहीं रहा। पश्चिमी यूपी में जाट और गुर्जरों की वोटिंग में 25 से 30% तक भागीदारी होती है, जो करीब 27 से 35 सीटों पर प्रभाव डालती है। बीजेपी ने जाट गुर्जरों बाहुल्य गांवों, कस्बों और शहरों में अपने जाट गुर्जर नेताओं से जन जागरण यात्रा के जरिए संवाद संपर्क करने की रणनीति बनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पर जाट और गुर्जरों को प्रतिनिधित्व दिया, संगठन से लेकर सरकार में, और विधायक, एमएलसी और सांसद बनाया। उन सभी चेहरों की अब परीक्षा है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है पश्चिम यूपी के। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और लखनऊ में सीएम योगी ने आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाओं को स्मार्टफोन और ऑफर लेटर दिए हैं। इसका मकसद डिजिटल मॉनिटरिंग, डेटा स्टोरेज और सरकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करना है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि 2017 से पहले पोषाहार बांटने का ठेका उत्तर भारत के सबसे बड़े शराब माफिया के पास था। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुख्यमंत्री महोदय, जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो सभागार। सीएम योगी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में कहा कि 2017 से पहले पोषाहार वितरण का ठेका उत्तर भारत के सबसे बड़े शराब माफिया का था। जब 17 में सरकार बनी तो मैं इस बात को लेकर के बहुत था कि जो सबसे बड़ा शराब माफिया है वह महिला और बाल विकास विभाग में भी घुसा हुआ है। जब मुझे जानकारी मिली मैंने कहा भी ये तो शराब माफिया है, शराब माफिया का यहाँ क्या काम। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले कुपोषित बच्चों और माताओं के हक पर डकैती डालने का काम किया गया, लेकिन वही लोग जब आज भाषण देते हैं तो हमें उनके कामों पर हंसी आती है। इन गरीबों के हक पर डकैती डालते थे, उन कुपोषित मासूमों के हक पर डकैती डालते थे, उन कुपोषित माताओं के हक पर डकैती डालने का काम करते थे। आज जब लोग मंच पे खड़े होकर भाषण देते हैं तो हमें हंसी आती है उनकी बातों पर, हंसी आती है उनके कृत्यों पर। लखनऊ में सीएम योगी ने आंगनवाड़ी वर्कर और सहायिकाओं को स्मार्टफोन और नियुक्ति पत्र दिए, जिसका मकसद डिजिटल मॉनिटरिंग, डेटा कलेक्शन और सरकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करना है। बच्चों के पोषण की सटीक निगरानी के लिए स्टेडियोमीटर और वजन मशीनें भी बांटी गई। इस मौके पर सीएम योगी ने सबको न्यूनतम मानदेय की गारंटी का भरोसा भी दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में करीब 28 लाख छात्रों को ऑनलाइन उनके खाते में स्कॉलरशिप ट्रांसफर की है। करीब 3350 करोड़ रुपए की राशि सीधे 28 लाख छात्रों के खाते में ट्रांसफर हुई है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि सपा के वक्त में स्कॉलरशिप की राशि भी डकार ली जाती थी, छात्रों को आधी स्कॉलरशिप ही दी जाती थी। 2017 से पहले हर योजना में भ्रष्टाचार था। विधवा महिलाओं की राशि भी आधी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। आज कोई भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है। वे वंदे मातरम का अपमान करेंगे, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत का अपमान करेंगे, समाज को जाति के नाम पर बांटेंगे, और जब सत्ता में थे तो केवल अपनी परिवार की भरण पोषण के लिए सब कुछ करते थे। ये है समाज को बांटने वाले लोग, सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके तुष्टीकरण के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम। और इनके काले कारनामों के कारण ही यह प्रदेश बीमार हुआ था, बीमारू राज्य बन गया था। स्कॉलरशिप आई 500 तो छात्र को मात्र 250 या 200 ही मिल पाता था, बाकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। 2017 के पहले यह भ्रष्टाचार केवल स्कॉलरशिप में नहीं था, ऐसा नहीं, हर एक क्षेत्र में था, हर एक क्षेत्र में था। यानी कुपोषित बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए जो पोषण आहार होता था उसमें भ्रष्टाचार, कुपोषित माताओं के पोषाहार में भ्रष्टाचार, छात्रों की छात्रवृत्ति में भ्रष्टाचार, विकास की योजनाओं में भ्रष्टाचार। और बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने अखिलेश की नोएडा के रैली को लेकर निशाना साधा है। सांसद बृजलाल ने कहा कि अखिलेश ने कहा था 2012 में उनकी सरकार आएगी तो निर्दोष मुसलमानों के केस वापस लिए जाएंगे। सांसद बृजलाल ने कहा कि अखिलेश ने अपनी सरकार के समय कई आतंकियों के केस वापस लेने का काम किया था। आपको याद दिला दूं, 2012 का जब चुनाव आप लड़े थे तो उस समय आपने अपने एजेंडा में रखा था कि हमारी सरकार आएगी तो निर्दोष मुसलमानों पर जो मुकदमे कायम हुए हैं उसको हम वापस लेंगे, ये आपने कहा था। और जब आपकी सरकार आई तो आपने 22 जनवरी 2013 को बिजनौर से संबंधित एक मुकदमा वापस लिया था। आतंकी था अहमद हसन बाबू, खतरनाक आतंकी था। और उसके बाद अखिलेश जी आपने 15 मार्च 2013 को दूसरा मुकदमा वापस लिया, वो था दशा समेत घाट ब्लास्ट का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकसित यूपी मॉडल पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक मानक बनता जा रहा है, जहां प्रतिभा को निष्पक्ष अवसर मिलता है और मेहनत का सीधा परिणाम दिखाई देता है। पारदर्शी परीक्षा में एक बार फिर से योगी मॉडल हिट हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस 2024 परीक्षा का परिणाम न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है। इस बार चयन सूची में उत्तर प्रदेश के अलावा 10 अन्य राज्यों के लाभार्थियों की सफलता ने यह साबित कर दिया कि यूपी की परीक्षा प्रणाली अब राष्ट्रीय स्तर पर भरोसे का प्रतीक बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं की बदलती तस्वीर अब पूरे देश के सामने एक मजबूत उदाहरण के रूप में उभर रही है। अभ्युदय योजना के 43 अभ्यर्थी सफल परीक्षा प्रणाली बनी राष्ट्रीय स्तर पर भरोसे का प्रतीक। यूपी के साथ 10 दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी सफल। प्रदेश के लगभग सभी जिलों से चयन, प्रदेश के हर कोने की उभर रही प्रतिभा, टॉप 20 में ओबीसी की मजबूत भागीदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी अभ्युदय कोचिंग योजना का सकारात्मक प्रभाव भी इस परिणाम में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 का रिजल्ट घोषित हो चुका है।
टॉप 10 में 6 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से 4 यूपी की हैं। और यूपी पीसीएस 2024 फाइनल रिजल्ट में रायबरेली के अनन्या त्रिवेदी ने दूसरी रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। अयोध्या की अनामिका मिश्रा ने चौथा रैंक हासिल किया। अमेठी की स्नेहा का भी यूपी पीएससी में चयन हुआ है। उन्होंने ये कामयाबी चौथी बार में हासिल की है। स्नेहा की 92वीं रैंक आई है। सर साल भर इन जनरल तो 5 से 6 घंटे में पढ़ाई करती थी, और सर क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है तो एक स्टेज के बाद थोड़ी कम पढ़ाई करनी पड़ती है। परंतु सर जब एग्ज़ाम पास होता था प्री के 2-3 महीने पहले और मेंस के 2-3 महीने पहले 8 घंटे से 10 घंटे तक की पढ़ाई करनी पड़ती। टीचर से डिप्टी कलेक्टर बनने का सफ़र, काफ़ी बाधाएं भी आई, पर उसमें परिवार का काफ़ी सहयोग था। मेरे हस्बैंड का, मेरे भाई का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। उसने बचपन से ही काफ़ी मुझे डायरेक्शन दिया था कि टीचर बनो, फिर ऐसे करना है। इसके अलावा मेरे ससुराल वालों का, मेरी सास का काफ़ी सपोर्ट रहा है। पिताजी हैं हमारे, माताजी बहुत उन्होंने हमेशा कि हाँ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं जाने का मौका नहीं मिल पा रहा तो उसकी वजह से ऐसा नहीं, घर पे रह के भी तैयारी की जा सकती है, हो सकता है। ऑनलाइन सोर्सेज इतने अवेलेबल हैं, तो उस तरीके से उनका काफ़ी मोटिवेशन रहा। अभी नवंबर में शादी भी हुई है तो वहाँ ससुराल वालों का भी बहुत सपोर्ट रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल आतंक के खात्मे के लिए डेडलाइन दी थी इससे पहले, और 31 मार्च 2026 आज ये वादा पूरा हो गया है। संसद में अमित शाह ने भारत के नक्सल मुक्त होने का ऐलान कर दिया। और नक्सलवाद पर लोकसभा में चर्चा के जवाब में अमित शाह ने कांग्रेस पर नक्सलियों को बचाने का भी आरोप लगाया। साथ ही दो टूक कहा कि हथियार का जवाब हथियार से और गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। देखिए। देश के इतिहास में 31 मार्च 2026 का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि यह तारीख भारत में लाल आतंक के संपूर्ण विनाश के रूप में याद की जाएगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ये तारीख तय की थी, और आज एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। नियम 193 के तहत लोकसभा में नक्सलवाद के मुद्दे पर चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने अपना संकल्प दोहराया और नक्सल मुक्त भारत का ऐलान किया। और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। भारत में अब नक्सल आतंक का अध्याय खत्म हो गया है। अब लाल आतंक इतिहास बन गया है। देश के अंदर देश के ही खिलाफ लड़ने वाले नक्सलियों के आतंक की कहानी बहुत लंबी और दर्दनाक रही। 25 मई 1967 से लेकर आज की तारीख तक, यानी बीते 21,494 दिनों में इन नक्सलियों ने हजारों मासूम लोगों की जान ली। लेकिन शाह की रणनीति और सुरक्षा बलों के हौसले ने लाल आतंक का अंत कर दिया। मारे गए नक्सली 3 साल के अंदर 26 के अब तक मार्च तक 706 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। गिरफ्तार कितने हुए मान्यवर? 2218 गिरफ्तार हुए। उनको पकड़कर हमने जेलों में डाला है। लोकसभा में नक्सलवाद पर चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने दो टूक कहा कि हथियार का हिसाब हथियार से होगा और गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। ये जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? वो समय चला गया। नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाएगा। हमारी सरकार का पॉलिसी है, चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। अमित शाह ने जो बात छत्तीसगढ़ की धरती से की थी और देश से लाल आतंक के सफाई का जो संकल्प लिया था, अब वो पूरा हो रहा है। कल 31 मार्च है, यानी नक्सल मुक्त भारत की तारीख। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूसीसी लाने और 4 शादी पर रोक लगाने के गृह मंत्री के बयान पर सियासत गर्मा गई है। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा, देश के हर मामले में कानून बनाना ठीक नहीं। वहीं बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने कहा कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, ये एसपी के वोटर हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी को कानून से दिक्कत है।
आने वाले दिनों में आसाम में भी हम समान नागरिक संहिता यूसीसी लाकर 4 शादियों पर प्रतिबंध करने वाले हैं। हिंदुस्तान के मामले में, देश के मामले में, हर मामले में कानून बनाना ठीक नहीं है। ये ऐसे सवाल है जिस पर जनजागरण होना बहुत जरूरी है। लोगों को मानस तैयार करना चाहिए कुल मिलाकर के, और ये गलतफहमी पालना कि दुनिया की हर समस्या कानून से दूर हो जाएगी, ये ना समझिए। जन जागरण करके रोकें जो समाजवादी के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हैं। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति 4 शादियां कर लेता है और 4 शादी करके 24, 25 बच्चे होते हैं, तो निश्चित ही देश में देश के संसाधनों पे देश का अधिकार है, लेकिन संसाधनों का दुरुपयोग न हो, सभी तक लाभ पहुंचे। इसलिए बहुत जरूरी है कि देश में कानून व्यवस्था को सुधारते हुए देश में जनसंख्या कानून को रोकने के लिए यूसीसी लाना चाहिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण के बाद में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे रियल एस्टेट सेक्टर में जबरदस्त बूम देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 5 साल में यहां पर प्रॉपर्टी की कीमतों में 3 से 5 गुना तक का इजाफा हुआ है। रियल सेक्टर में ये उछाल बेहतर कनेक्टिविटी, आने वाले वक्त में 6 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक हब और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। यमुना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर पर प्रॉपर्टी की कीमतों में पिछले 5 सालों में जो उछाल आया है वो सबको हैरान करने वाला है। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम ने इस इलाके को इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा हब बना दिया है। जमीन की कीमतों में करीब 1.5% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं फ्लैट्स में 3 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां बसाया गया है, जहां विकसित किया गया है, उसके आसपास की जमीन की कीमतें 5% तक बढ़ गई है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट स्क्वायर यार्ड्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा एयरपोर्ट के चलते अगले 2 सालों में यहां प्रॉपर्टी की कीमतें 22% से 28% बढ़ सकती हैं। अभी एक हाल ही में रिपोर्ट आई है स्क्वायर यार्ड्स की, जिसमें ये कहा गया है कि करीब 22 से 28% की बढ़ोतरी देखी जाएगी प्राइसेस में अगले 2 साल में। मेरा ये मानना है कि डिफरेंट सेगमेंट्स में 30-35% तक भी जा सकती है। जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, काफी गवर्नमेंट का फोकस है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 5 साल में यहां अपार्टमेंट्स की औसत कीमतें लगभग 3 गुना बढ़ गई हैं। वहीं प्लॉट्स की बात करें तो उनकी वैल्यू में औसतन 1.5 गुना का इजाफा हुआ है। ये तो अब फ्लैट्स की प्राइस भी, घरों की प्राइस भी 20-25% ऑलरेडी बढ़ चुकी है। और जब एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा और तेजी से लोग बाग यहाँ जो माइग्रेट होके आ रहे हैं, रह रहे हैं, वो जब घर खरीदने जाएंगे तो मेरे को लगता है कि या तो ये प्राइसेज रिड्यूस तो नहीं होगी, स्टेबलाइज रहेगी, या फिर 10-20% और बढ़ने का अभी इसमें गुंजाइश है। किसानों ने बताया कि 1 बीघा जमीन का रेट 3 से 3.5 लाख तक था, लेकिन एयरपोर्ट बनने के बाद अब 1 बीघा जमीन की कीमत 35 लाख रुपए के आसपास हो गई है। इसके अलावा मेन रोड के प्लॉट्स के दामों में भी बढ़ोतरी हो रही है। चांदनी चौक में इतना शायद 3 लाख रुपए बीघे के, 3 लाख रुपए गज के रेट कहीं होंगे नहीं चांदनी चौक में जो, वहाँ भी 1,90,000 ये रेट होंगे जो। लेकिन यहाँ पे जेवर की एयरपोर्ट की वजह से जो रेट उछाल मारे हैं, 11,000 रुपए गज के रेट से आज 3 लाख रुपए गज के रेट है। जेवर तो है ही, लेकिन खुर्जा तहसील ले लो, बुलंदशहर ले लो, और आपका टप्पल, जट्टारी, अलीगढ़ जो जिला पड़ता है, आपका मथुरा जिला होगा, सब जगह एकदम काफ़ी बूम हुआ है प्रॉपर्टी में। नोएडा एयरपोर्ट के आसपास 11 से 12,000 रुपए वर्ग मीटर रेट अब 3 लाख रुपए मीटर तक पहुंच चुका है। जेवर के रेट चांदी चौक की जमीनों से भी अब ज्यादा हो गए हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट भी किया गया है कि आने वाले 2 वर्षों में भी प्रॉपर्टी के दाम लगातार बढ़ेंगे। तो लिहाजा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास जो प्रॉपर्टी है वो एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पे, या यूं कहे जैकपॉट के तौर पे आपके लिए साबित होगी। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।